अशोच नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। नारायण ने नर से कहा था कि बुद्धिमान जन, प्रज्ञावान ना तो कभी इसकी चिंता करते हैं कि क्या बीत गया है, ना इसकी क्या आने वाला है। वर्तमान से क्या निकाल सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए, इसी पे काम करना है। यही पंक्ति मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। साल 2026 के 6 महीने जैसे भी निकल रहे हैं या निकले हैं, जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन जो अभी भी हाथ में है उसके लिए क्या प्रयत्न करने हैं, उस पर हमें काम करना है। और आपके प्रयत्नों को ग्रहों का, नक्षत्रों का, गोचर का कितना साथ मिलता दिख रहा है आने वाले 6 महीनों में, वही इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। मित्रों, ये गोचर कभी नहीं रुकता, ये पृथ्वी, ये ग्रह कभी नहीं रुकते, सब कुछ चल रहा है। और जब चल रहा है तो ऑब्वियसली जब सब कुछ मूव कर रहा है तो हमारा जीवन, हमारा समय, सब कुछ मूव करेगा। तो आइए समझते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर यानी अगले 6 महीनों में क्या क्या शुभता या क्या ऐसे कंसर्न्स आपको दिखते हैं जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो आपके लिए शुक्र का गोचर जो होगा सिंह राशि में होगा, जुलाई के पहले हफ्ते में होगा और 5 जुलाई को ही होगा। शुक्र आपके लिए हैं कौन? शुक्र आपके लिए देखा जाए तो चौथे घर का और भाग्य का स्वामी है। ठीक है, आपके लिए एक कारक ग्रह शुक्र है, 9वें का और चौथे का स्वामी। इसका गोचर मैटर करेगा और जुलाई के पहले हफ्ते में ही शुक्र शत्रु की राशि पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चौथे घर का स्वामी केतु के साथ शत्रु की राशि पहुंच रहा है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट खरीदने, एसेसरीज में पैसा इन्वेस्टमेंट को लेके ध्यान से ही करिएगा। चीटिंग के योग है, नुकसान के योग है। पहली चीज़, माता के स्वास्थ्य में तकलीफ यहाँ पर दिखती है। तीसरी चीज़, क्योंकि ये जो 9वां घर है आपके भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी आकर के केंद्र में बैठ रहा है, ये तो शुभ है। शत्रु की राशि बैठ रहा है तो भाग्य का उतना साथ नहीं देगा। तीसरी चीज, केतु के साथ आके बैठ रहा है तो यहाँ पर आपका मन भटकाएगा, बार बार फोकस डाइल्यूट करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, छोड़ने का मन करेगा, लगेगा कि यार दुनिया में क्या रखा है, किस लिए करना, किस लिए मेहनत करनी। तीसरी चीज, ये शुक्र केतु की युति भी है, वैवाहिक संबंधों को लेकर के ये बहुत शुभता नहीं देगा। यानी कि हमने नेगेटिव्स देखे कि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेके, रिलोकेशंस को लेके, ट्रैवल को लेके और मन को लेके, मन को उद्विग्न करने को लेके यहाँ पे नेगेटिविटी है। भाग्य का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में आ रहा है, ये पॉजिटिविटी है। यानी कि इवेंट्स होने वाले तो हैं, लेकिन इवेंट्स में सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, अन्यथा धन हानि के योग बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला गोचर है 7 जुलाई, नेक्स्ट एक दिन बाद ही है, वो है बुध का। बुध मिथुन में जाएगा। मिथुन भी आपके लिए 5वें घर में ही राशि पड़ती है। यानी कि शुक्र और बुध दोनों कारक ग्रह आपके 5वें और 9वें के स्वामी, इनका गोचर जुलाई के पहले हफ्ते में है और बुध एक अच्छी कंडीशन में जा रहा है। 5वें घर का स्वामी 5वें घर में। संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, हायर एजुकेशंस, हॉबीज़, स्टॉक्स, ट्रेडिंग, क्रिएटिविटी, लेखन, इन सब के लिए आपके लिए पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में होना और आपके 11वें घर को दृष्टि देना, लाभ वाले भाव को देखना शुभ माना जाएगा। जो लोग लेखन में हैं, वाणिज्य में हैं, स्टॉक्स में हैं, ट्रेडिंग में हैं, हॉबी में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, उनके लिए भी, सेल्स में हैं, सपोर्ट में हैं, उनके लिए भी ये समय ठीक होता हुआ दिखता है। अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी बुध अपनी राशि आ रहा है। अष्टम भाव सडन चेंजेस का होता है, बदलावों का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, ज्योतिष का होता है, फिलॉसफी का होता है, मेडिकल रिसर्चेस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, गड्ढे हैं ज़मीन के अंदर की चीज़ों का भी होता है। तो इससे लाभ, हॉबी का लाभ और इसका संबंध आपके 11वें घर से बनता दिखेगा, 5वें से बनता दिखेगा। तो यहाँ पे रिसर्च को लेके एक अच्छा समय दिखता है, साथ में संतान, शिक्षा, प्रेम को लेके दिखता है, पैतृक संपत्ति के विवादों में भी दिखता है। कहीं कोई फिलॉसफी में भी कुछ थेसिस लिख रहे हैं, लेखन कर रहे हैं,
वहाँ पर भी अच्छा संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ससुराल पक्ष का लाभ भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो इसी जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, वो है 27 जुलाई को शनि का वक्रत्व। हालांकि प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी शनि का वक्रत्व जो है आपके लिए, देखिए शनि पहली बात तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपका स्वामी है, राशि और लग्न का स्वामी है, धन वाले घर में बैठा है। स्वामी जहाँ जाता है वहाँ को लेकर पॉजिटिविटी करता है, नो डाउट। अब शनि वक्री हो जाएगा। शनि का वक्रत्व तो आपके सेकंड हाउस में ENT को लेके, यानी वाणी को लेके, भोजन को लेके, गले को लेके, कान को लेके, परिवार को लेके, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, धन संचय को लेकर के यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, शनि का वक्रत्व मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर कुंडली में शनि पहले से खराब है तो बहुत चिंता मत करिएगा। जब कोई उच्च का ग्रह या कंफर्टेबल ग्रह, ठीक ठाक ग्रह वक्री होता है तो दिक्कतें ज़्यादा करता है। एक परेशान ग्रह यानी जो पहले से ही पीड़ित है, पाप कर्तरी इम्पैक्ट में हो, कोई शुभ ग्रह अगर और वक्री हो जाए तो उससे इतनी दिक्कतें नहीं होती, बिकॉज वो पहले से पीड़ित था और भी वक्री हो गया तो बहुत नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन जो ठीक ठाक कंडीशन में कुंडली में है और अगर वो वक्री हो जाए तो दिक्कतें कर देता है। ठीक है, क्या दिक्कतें करेगा? फ्रिक्शन बढ़ाएगा। फ्रिक्शन का मतलब डिलेज बढ़ाएगा, किसको लेके? वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेके। वाणी का दुर्मुख योग बनाएगा, वाणी पे बेहद काम करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कुछ भी निकल सकता है, मुंह से गाली गलौज भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं। भोजन को लेके भी सावधान रहना चाहिए, तामस भोजन के भी योग हैं। तामस भोजन करने के साथ साथ और क्या योग हैं? मदिरा, मांस इत्यादि के साथ साथ आपके गले में थोड़ी खराश प्रॉब्लम्स, इसके भी योग हैं। दांतों को लेकर भी सावधान रहना होगा यहाँ पर। ठीक है, शनि का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस पे है, लंग्स इत्यादि को लेकर भी केयरफुल रहना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान आपको देना ही चाहिए। ठीक है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट के खरीद या बेच में भी बर्थ के डिलेज देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ें तो ये शनि का इम्पैक्ट जो है आपके इनकम वाले भाव पर भी है। इनकम वाले भाव पर शनि का इम्पैक्ट धन वाले भाव में बैठा है तो यहाँ पर थोड़े से डिलेज कर सकता है। मैं एक बात पहले से कंफर्म कर दूं, शनि इज मनी। डिले करना, डिनाई करना नहीं होता। ठीक है, ही इज ए डिलेयर नॉट डिनायर। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा देर है, इतना अंधेर नहीं है। शनि का बेसिक फिनोमेना, रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन आप मेंटेन कर लीजिए। जो कुछ आपको जीवन में चाहिए, योग्यता आपने सिद्ध कर लीजिए, लेके जाइए। तो इसलिए जब शनि का प्रभाव हो जीवन में तो कर्म से पीछे नहीं हट सकते। नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो है कर्म है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त को मंगल का गोचर मिथुन में होगा। मंगल देखा जाए आपके लिए पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी है। पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव के स्वामी के साथ साथ कर्मेश भी है, करियर का लॉर्ड है। कर्मेश और पुरुषार्थ पराक्रमेश, इनका गोचर 5म भाव में हो रहा है, हॉबीज वाले भाव में हो रहा है, लेखन में, पुरातत्व में, इसमें हो रहा है, हायर स्टडीज में हो रहा है, संतान, शिक्षा, प्रेम में हो रहा है। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू, सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव तो होता नहीं है। यहाँ पर पुरुषार्थ पराक्रम का 5म भाव में आना मतलब ये समझिए कि पुरुषार्थ पराक्रम वाला भाव उसका अपना घर है, अपनी राशि है और भाव भी उसका अपना है, वहाँ पे अच्छे परफॉर्म करता है। 5म भाव में बहुत खास रिजल्ट ही दे नहीं पाता। जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। कर्म वाले भाव का 5म में आना बुरा तो नहीं है, न्यूट्रल बिहेव करेगा, लेकिन मंगल के जो स्थान हैं उनसे उस जिस जगह पे जा रहा है उस पर कुछ खास रिजल्ट ये दे नहीं पाता। यानी कि नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी यहाँ से हम उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ के लिए अच्छी है, वो है आपके संतान के लिए और शिक्षा के लिए। ठीक है, भूमि इत्यादि, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि के लाभ के लिए भी ये मंगल ठीक संकेत देता है। 3 सितंबर को शुक्र का गोचर होगा तुला में, और तुला आपके लिए देखा जाए तो 9वें भाव की राशि है। ठीक है, और इससे पहले यानी कि सितंबर से पहले यही शुक्र 8th हाउस में जाएगा, जहाँ पे आपके स्टमक संबंधित, माता के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर बहुत शुभता नहीं देगा। पैतृक संपत्ति का लाभ देते हुए दिखता है, धन का लाभ देते हुए दिखता है, लेकिन जब ये तुला में जाएगा यानी सितंबर में तुला में जाएगा तो वो समय एक बहुत ही अच्छा समय दिखता है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, ट्रैवल, माता के स्वास्थ्य, माता के साथ प्रसन्नता, इसके योग अच्छे दिखते हैं। भाग्य वाले भाग का स्वामी भाग्य में, तो भाग्य की स्थितियां भी काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। समय है सितंबर। और आगे बढ़ें, 7th ऑफ सितंबर को बुध जो है वो कन्या में जाएगा।
अब बुध कन्या जो है, बुध की तो उच्च राशि है लेकिन भाव है अष्टम, 5th हाउस का, और 8th हाउस का लॉर्ड अष्टम में चला गया। ठीक है, ये अष्टम भाव को लेकर सडन चेंजेस को लेकर के थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एजुकेशन को लेके, शिक्षा, प्रेम को लेके थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेखन इत्यादि को लेकर, खासकर रिसर्च करें तो कहीं से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए जिसमें कम्युनिकेशन है, आपका ट्रेडिंग है, यहाँ पर सडन लॉसेस एंड सडन गेन के चांसेस बनते हैं। दशा अगर आपकी ठीक चल रही है तो अष्टम भाव में बुध का गोचर कहीं से बुरा नहीं होगा आपके सडन गेन्स के लिए। ये बात हम कर रहे हैं सितंबर की। अगस्त में ना यही बुध जो आपके अष्टम में है वो 7th हाउस में रहेगा, केतु के साथ रहेगा। थोड़ा सा स्किन के एलर्जीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुल ज़रूर रहिएगा। प्रेम और विवाह के लिए केतु बुरा नहीं है, ठीक है, अगस्त में, लेकिन आपको स्किन एलर्जीज, रैशेज इत्यादि के योग बनते दिख रहे हैं। हालांकि अगले महीने फिर ये अष्टम में जाएगा और फिर ये 9th हाउस में जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 19 सितंबर को ये मंगल कर्क में जाएगा। मंगल का कर्क में जाना यानी अपनी नीच की राशि जाना। 6th हाउस में मंगल शत्रुवंता योग बनाएगा, इसलिए बहुत चिंता नहीं है। दूसरी चीज़, जिस नीच की राशि में जा रहा है वहाँ पहले से एक उच्च का ग्रह बैठा है, गुरु नीच भंग करेगा मंगल का, जो कि आपके जॉब के लिए 1, 2, 3, 4 भाग्य के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, अन्य ट्रैवल के लिए। ये मंगल का इम्पैक्ट आपके 12th हाउस पे भी है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये मंगल का इम्पैक्ट आपके 1st हाउस पे भी है, अग्रेशन के लिए। ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, पॉजिटिविटी ही समझिएगा मंगल का 6th हाउस जाना। हाँ, गुरु का 6th हाउस जाना बड़ा शुभ नहीं है। बीपी कोलेस्ट्रॉल को लेके, डायबिटीज़ को लेके, लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर के गुरु वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, ठीक है। और ये 31 अक्टूबर तक गुरु वहाँ पर है, यानी 1 नवंबर गुरु का गोचर होगा, तब तक ये आपके 6th हाउस में ही है। तब तक थोड़ी समस्याएं बने रहने के योग भी हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर को जब गुरु महाराज सिंह राशि पहुंच जाएंगे, यानी कि कर्क से निकल के आपके 7th हाउस पहुंच जाएंगे, तो 7th हाउस में गुरु विवाह के लिए वैसे भी स्थान हानि करो जीवा, ठीक है। स्थान यानी जिस भाव में जा रहा है वहाँ केतु के साथ है। ये केतु दिसंबर के 1st वीक तक वहीं पर है, इसलिए जब तक केतु शादी वाले भाव में है ना, तब तक विवाह को लेकर के बहुत अच्छे संयोग नहीं बन रहे हैं, नए विवाह के लिए भी और एग्जिस्टिंग शादियों के लिए भी। क्या सबकी शादियां खराब हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि ये केतु वैराग्य देता है, एकांत देता है, और जब आप शादी में रहते हैं ना तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती है। ये वैराग्य आप हैंडल नहीं कर पाते, मन भटकता है, ये भटकाव आपका पार्टनर हैंडल नहीं कर पाता, दिक्कतें इसलिए होती हैं। अगर सामने वाला समझे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, समय है निकलेगा, तो पेन तो खत्म हो गया ना। सिमिलरली यहाँ पर नए विवाह के लिए भी डिलेज या मन नहीं लगना, कोई पसंद नहीं आना, एग्जिस्टिंग मैरिजेस में भी गुरु केतु की युति आपके 7th हाउस में बड़ी शुभ नहीं मानी जाएगी। कब तक है ये युति? केतु तो वहाँ पे दिसंबर के 1st वीक तक है, और वो टाइम पे गुरु भी वक्री हो जाएगा, यानी कि 13 दिसंबर गुरु वक्री हो जाएगा, और फिर आपके 6th हाउस आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो मोटा मोटा ये पूरा साल ना विवाह के लिए बड़े शुभ संयोग या संकेत नहीं देता है, ठीक है। और जिनकी शादी हो गई है उनको पेशेंस रखना चाहिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बात सारी माइंडसेट की है, बात है कुछ पसंद नहीं आना, कुछ मन नहीं करना, ये वाली चीज़ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सितंबर में, और आगे बढ़ते हैं तो इसी नवंबर में 13 नवंबर को मंगल भी सिंह में जाएगा, यानी गुरु मंगल की ये जो युति है वो जा करके आपके 7th हाउस में भी हो रही है। मंगल भी विवाह जैसी चीज़ों के लिए बड़ा शुभ तो होता नहीं, अग्रेशन देता है, झगड़े कराता है। हर बार मंगल झगड़े ही नहीं कराता, एनर्जी हाई भी रखता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे आपका राहु पहले घर में बैठा, 7th हाउस में केतु बैठा, ये वैराग्य के बीच में एक्सपेक्टेशंस लोग जो आपसे रखेंगे तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। ये मंगल का इम्पैक्ट 1, 2, 3, 4 करियर पे है, ये बहुत शुभ योग बनेगा जब अपने ही राशि को अपना ग्रह देख रहा है। समय है नवंबर का। ये मंगल का इम्पैक्ट 1st हाउस पे, मंगल का इम्पैक्ट 2nd हाउस पे, धन इत्यादि को लेकर के ये भी समय कहीं से बुरा नहीं है। करियर को लेके ये भी समय बुरा नहीं है। विवाह संबंधों को लेकर थोड़ी सी अगर पेशेंस रख सकें तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया जुलाई से दिसंबर के बीच में कुछ मुख्य ट्रांजिट। इसी दिसंबर में राहु और केतु का ट्रांजिट भी है। राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो
3 दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और ये राहु जो आपके फर्स्ट हाउस में है वो 12th हाउस में जाएगा, केतु जो आपके 7th हाउस में है वो 6th हाउस में जाएगा। यहाँ से ये काम कारोबार में, डोमेन में, नौकरी में बदलाव के योग दिखाता है और दुर्मुख योग अभी भी बना के रखता है। लेकिन इसके पीछे ना एक बड़ा गोचर है, 1.5 साल का गोचर है, तो हम डिटेल्ड में एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन ये समझिएगा कि इसी दिसंबर के बाद आपके कार्य क्षेत्र में बदलावों के योग भी हैं, विदेश यात्रा के योग भी हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, जन्म स्थान से कहीं दूर जाने के योग भी हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद। ठीक है, जब राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा तब ये सारी संभावनाएं निकल के आती हैं। और माता के स्वास्थ्य के लिए राहु भी बहुत शुभता देता नहीं है। आपके लिए भी आपके 4th हाउस इन लंग्स को लेकर, गले से नीचे और नाभि से ऊपर जो भी ऑर्गेन्स हैं इनका ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, सो ये तो हो गया गोचर। अब बात करते हैं उपायों की। क्या कोई तरीका है कि आप अपने भाग्य को बदल सकें कुछ उपाय करके? देखिए मित्रों, नियम है अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो इन 4 बिलियन सालों के संचित कर्मों के प्रतिफल के साथ आप अपना प्रारब्ध लेकर के आए हो वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। बात बस ये है, उपाय करने से फायदा ये होता है कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर वो भोगने के योग्य बन जाता है उपाय करके, तो तकलीफ कम से कम होती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आप स्ट्रांग बन जाते हो। ये बिल्कुल ऐसा है, एक छोटे से बच्चे को चोट लग जाए, कुछ उसके ऊपर गिर जाए तो उसको दर्द होगा, वो रोएगा। वही चीज़ आपके ऊपर गिर जाए तो तकलीफ नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप संभाल सकते हो। तो ये उपाय करके आप स्ट्रांग बनते हो। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का वक्र तो जुलाई में आ रहा है। गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए जो भी असिस्टेंस आप दे सकते हो, भोजन का, कपड़े का, मेडिकल का, बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ है, करते रहिए। फिजिकल फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप योगा, वर्कआउट जिस भी रूप में आप प्रयास कर सकते हो करते रहना है। ठीक है। 2nd हाउस का लॉर्ड जुपिटर भी 6th हाउस में बैठा है, लीगल लिटिगेशन भाव में बैठा है। हर थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पाठ करना चाहिए। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो YouTube पर प्ले करके सुन लीजिए, लेकिन ये म्यूजिक की तरह नहीं सुनना है, ये मंदिर में बैठ के पूजा की तरह सुनना है। दूसरी चीज़, सूर्योदय से अगले 1.5 घंटे के अंदर सुनना है। ठीक है। राहु केतु के कारण अगर मानसिक आप उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो क्या कर रहा है, कहाँ करना है, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही, एक काम करना है, हर बुधवार के दिन गणपति की आराधना ज़रूर करना है। आसपास कोई मंदिर हो तो विजिट भी कर लीजिए। गणपति को बुधवार के दिन पान के पत्ते पर मोदक चढ़ाया करिए। ठीक है। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहिए और भगवान शंकर को जलाभिषेक, सूर्य देव को भी जलाभिषेक, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, एक सुखमय जीवन के लिए सूर्य देव को जलाभिषेक और साथ में मंगल देव की आराधना यानी भगवान हनुमान की आराधना, भगवान शंकर को जलाभिषेक, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, योग करते रहिए और अपने काम करते रहिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।